हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा लखनऊ समझौते पार्ट 2 होगा। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी द टीचिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते के समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौते 1916 के तहत तैयार की गई संयुक्त योजना में केंद्रीय व्यवस्थापिका में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से मुस्लिमों के कितना प्रतिनिधित्व तय किया गया था? मुस्लिमों का कितना प्रतिनिधित्व तय किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसकी व्याख्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था, केंद्रीय व्यवस्थापिका में निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से 1/3 मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित करने पर सहमति बनी थी। ठीक है, चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होना था। लखनऊ समझौते की बात है। मुस्लिम लीग में 1/3 सीटें की सुरक्षित की गई थी मुस्लिमों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौता के संवैधानिक सुधार योजना के अंतर्गत प्रांतीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव रखा गया था? संवैधानिक सुधार योजना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में, सही आंसर है प्रांतीय परिषद के कुल सदस्यों में कम से कम 80% सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। इसकी व्याख्या क्या कह रही है? संयुक्त योजना की प्रमुख मांग यह थी कि प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और उनके कम से कम 80% सदस्य सीधे निर्वाचित होने चाहिए, जबकि शेष 20% सदस्य मनोनीत हो सकते थे। इसके अलावा परिषदों का कार्यकाल 5 वर्ष करने का प्रस्ताव था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौते में एक विशेष अधिकार क्लॉज शामिल किया गया था। इसके तहत व्यवस्थापिका में किसी धार्मिक समुदाय से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए क्या शर्त रखी गई थी? इसमें क्या शर्त रखी गई थी? तो इसका जो शर्त था, यदि संबंधित समुदाय के 3/4 3/4 सदस्य विरोध करें तो विधेयक पारित नहीं हो सकता है। इसकी व्याख्या क्या कहती है ये भी देखते हैं। समझौते में यह कड़ा प्रावधान था कि केंद्रीय या प्रांतीय परिषदों में कोई भी ऐसा प्रस्ताव विधेयक पारित नहीं किया जाएगा जिससे कोई धार्मिक समुदाय प्रभावित होता है, यदि उस सदन में उपस्थित उस विशिष्ट समुदाय के 3/4 सदस्यों ने उसका विरोध किया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1916 के लखनऊ समझौते के दूरगामी परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूरगामी परिणाम पूछा जा रहा है इसमें, लखनऊ समझौते 1916। इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसके कारण अंग्रेजों को अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा करनी पड़ी, जिससे पहली बार उत्तरदायी सरकार की बात कही गई थी। ठीक है, इस समझौते ने भारत में सांप्रदायिक विटोज की परंपरा को संस्थागत रूप दे दिया। ठीक है, व्याख्या भी देखेंगे, इसका व्याख्या भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल के पुनर्मिलन में एनी बेसेंट के साथ कौन से नरमपंथी नेता के विचारों में बदलाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना हमारे पास में, भूपेंद्र नाथ बसु। इन्होंने एनी बेसेंट का साथ दिया था गरम दल और नरम दल को एकजुट करने के लिए। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे। 1914 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष 1914 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। इन्होंने एनी बेसेंट
और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर नरम दल गरम दल को करीब लाने की कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। लखनऊ समझौते 1916 के तहत प्रांतीय विधानसभाओं में सीटों के आवंटन के मामले में अल्पसंख्यक भारिता के सिद्धांत के तहत मुस्लिमों को उनकी आबादी के अनुपात अधिक सीटें किस प्रांत में दी गई थी? अधिक सीटें की बात हो रही है। लखनऊ समझौता के दौरान अल्पसंख्यक भारिता को अधिक सीट किस प्रांत में दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत, यानी कि यूपी और बिहार। व्याख्या देखेंगे। समझौते के तहत वेटेज सिद्धांत अपनाया गया था, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, जैसे कि संयुक्त प्रांत में 14% आबादी थी, पर 30% सीटें दी गई थी उन्हें। बिहार में 13% आबादी पर 25% सीटें दी गई थी, क्योंकि इसके विपरीत जहां वे बहुसंख्यक थे, जैसे कि पंजाब और बंगाल, वहां उन्हें कम आबादी के अनुपात में सीट दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ समझौते के आलोचक इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मानकर किस मूलभूत राष्ट्रवादी सिद्धांत से समझौता कर लिया था? हमारे पास जो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, धर्मनिरपेक्ष और अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से इन्होंने समझौता किया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। कांग्रेस हमेशा यह दावा करती थी कि वो भारत में सभी धर्मों और वर्गों की प्रतिनिधि करती है, लेकिन लखनऊ समझौते में लीग के साथ अलग से सीटें तय करके कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर लिया कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग ही करती है, जिससे उसका धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व का दावा कमजोर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वराज की मांग को लेकर बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया कौन सा नारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध मंत्र बन गया? बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, और ये नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कहा था लखनऊ समझौते में बाल गंगाधर तिलक ने। व्याख्या देखेंगे। सूरत विभाजन के बाद जब तिलक 9 साल बाद दोबारा कांग्रेस मंच पर लौटे, तो उन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में अपने होम रूल लीग आंदोलन के प्रभाव में यह ऐतिहासिक नारा बुलंद किया था। नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसने युवाओं में राष्ट्रवाद की एक नई लहर फूंक दी थी, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। लंदन में स्थित इंडिया काउंसिल यानी भारत परिषद के संबंध में लखनऊ समझौते की संयुक्त योजना में क्या मांग रखी गई थी? लंदन की बात हो रही है, भारत परिषद, इंडिया काउंसिलिंग की बात हो रही है। इसमें जो मांग लिखी गई थी, इंडिया काउंसिलिंग की पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाए। इंडिया काउंसिलिंग की पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाए। इसका व्याख्या क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। कांग्रेस लीग योजना की एक प्रमुख प्रशासनिक यह मांग थी कि ब्रिटेन में स्थित इंडिया काउंसिल यानी कि भारत परिषद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसका खर्च भारत के राज्यों से दिया जाता था और यह भारतीय हितों के खिलाफ करती थी। इसके स्थान पर भारत सचिव की सहायता के लिए 2 अस्थायी अवर सचिव होने चाहिए, जिनमें से एक भारतीय होने चाहिए। तो ये हमारा लखनऊ समझौता का जो पार्ट 2 था, ये कंप्लीट होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं मुझे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।